अगर आपकी कुछ इनकम है, उस इनकम पे हो सकता है आपको टैक्स देना पड़े गवर्नमेंट को। वो टैक्स कितना होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, उस टैक्स को कैसे सेव किया जा सकता है, टैक्स से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं, आइए उनको समझते हैं और कैसे हम ऑप्टिमाइज करके ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं, आइए समझते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ये वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे उस इनकम पे जो कि इंडिविजुअल को देनी पड़ती है अपनी सैलरी पे, क्योंकि हम और आप ज्यादातर लोग उसी इनकम से इंपैक्ट होते हैं। तो इनकम टैक्स जो देना पड़ता है वो देना पड़ता है टैक्सेबल इनकम पे। जो भी आपकी एनुअल सैलरी है, उस एनुअल सैलरी में से आप माइनस कर दीजिए HRA और LTA। HRA का कितना अमाउंट माइनस होता है, इसके लिए कैलकुलेशन है। HRA आप क्लेम कर सकते हो अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में। HRA जो आप क्लेम कर सकते हो मिनिमम ऑफ 3 होगा, या तो आपका एक्चुअल HRA, या फिर अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस DA, या फिर अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस DA, या फिर जो आपने एक्चुअल रेंट पे किया है -10% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस DA। तो या तो आपका एक्चुअल HRA, या फिर आपका 40 या 50% ऑफ योर सैलरी प्लस DA, या फिर रेंट जितना आपने पे किया है -10% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस DA। इन तीनों में जो भी सबसे कम होगा उसी अमाउंट को हम लेंगे। अगर आपने उस फाइनेंशियल ईयर में जिसका आप टैक्स भर रहे हैं, अगर आपने LTA क्लेम किया है तो LTA भी माइनस हो जाएगा उससे। LTA माइनस करने के बाद 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि गवर्नमेंट ने सबको दी है वो माइनस हो जाएगी। तो HRA, LTA और स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद जो सैलरी बचती है वो होती है हमारी टैक्सेबल सैलरी। अब इस टैक्सेबल सैलरी को हम और कम कैसे कर सकते हैं? ओवर एंड अबव दिस एक सेक्शन होता है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C में जितने भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, अगर उन सब इंस्ट्रूमेंट में मिला करके आपने 1.5 लाख तक की सेविंग कर रखी है तो आपकी टैक्सेबल सैलरी में से 1.5 लाख और माइनस हो जाएगा। ये 80C में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं आइए इनको समझ लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आप कोई पैसा डालते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप कुछ पैसा डालते हैं, आपका PF में कोई पैसा जाता है, अगर आपका जो भी EPF कटता है आपसे, उसमें जो आपकी कंट्रीब्यूशन रहती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, वो भी उसमें इंक्लूड होता है। अगर आपकी होम लोन की EMI चल रही है तो उस EMI में जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो भी 80C का पार्ट होता है। सेविंग FDs भी ऐसी होती है जो अंडर सेक्शन 80C में आती है, उसका लॉक इन होता है। इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम से 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए माइनस हो सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80D जो कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए काम आता है, उसकी डिडक्शन सेपरेटली है। इसमें आप अपने लिए 25,000 तक का प्रीमियम और अपने पेरेंट्स के लिए भी 25,000 तक का प्रीमियम डिडक्शन में डाल सकते हैं। मगर अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 से ज्यादा है तो आप 50,000 तक का प्रीमियम उनकी मेडिकल इंश्योरेंस के लिए दे सकते हैं और उसको क्लेम कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। और अगर आप भी 60 ईयर से ज्यादा हैं तो अपने लिए भी आप 50,000 कर सकते हैं। आपकी एज 60 से कम है और आपके पेरेंट्स की एज 60 से ज्यादा है तो 25,000 आपका और 50,000 आपके पेरेंट्स का। 75,000 का प्रीमियम अगर आपने दिया है हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, वो अमाउंट भी माइनस हो जाएगा आपकी टैक्सेबल इनकम में से। इसके ओवर एंड अबव सेक्शन 24 के जरिए आपने अगर होम लोन लिया है तो उसकी जो आप किस्त भर रहे हैं उसमें जो इंटरेस्ट कंपोनेंट पे कर रहे हैं वो भी डिडक्ट हो जाएगा आपकी नेट इनकम में से। अंडर सेक्शन 80EEB अगर आपने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो भी आप EMI दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट भी माइनस हो जाएगा आपकी सैलरी में से। अंडर सेक्शन 80G अगर आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ डोनेशन दे रहे हो, वो डोनेशन भी आपकी टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगी। इसके अलावा अंडर सेक्शन 80CCD1B के मुताबिक अगर आप NPS में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे आपको 50,000 तक की और छूट मिल सकती है, प्रोवाइडेड आप 50,000 से ऊपर का अमाउंट NPS में डिपॉजिट कर रहे हैं। इसके ओवर एंड अबव अंडर सेक्शन 80 अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो एजुकेशन लोन की जो आप किस्त दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट भी आपकी इनकम में से रिड्यूस हो जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, मगर ये इंटरेस्ट कंपोनेंट आप सिर्फ 8 साल तक ही क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 2016-17 में अपना होम लोन लिया है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन होगा आपके होम लोन के इंटरेस्ट कंपोनेंट के ऊपर। ये 50,000 का जो एडिशनल अमाउंट रिड्यूस होगा ये है अंडर सेक्शन 80EE। इनकम में से ये सब चीजें आपकी माइनस हो जाएगी, मगर आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी इनकम सिर्फ सैलरी इनकम ही नहीं है, आपकी 5 तरह की इनकम हो सकती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कि आपकी कोई लॉटरी लगी है या आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह कमाया है, वो सब। जब ये सारी इनकम आपकी इनकम में जुड़ जाती है तो आपको और कुछ रिबेट मिलते हैं।
अंडर सेक्शन 80 TTA 10,000 तक का अमाउंट माइनस हो जाएगा अगर वो आपको सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से मिल रहा है। मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में खूब सारा पैसा पड़ा हुआ है, आपको साल भर में तकरीबन 20,000 का इंटरेस्ट मिला उस पैसे के ऊपर, तो उसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा और सिर्फ 10,000 आपकी इनकम अकाउंट। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आपने इक्विटी, शेयर्स, यूनिट्स, ये सब के ऊपर जितना भी आपने इनकम कमाई है उसमें से 1 लाख रुपए तक की आपको छूट मिल जाती है। उसके अलावा जितना भी आपकी इनकम होगी उस पे आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इक्विटी की सेल के अलावा बाकी किसी भी इनकम से आता है, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 20% तक का टैक्स देना होगा। कुछ महीने पहले श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक घोषणा की थी कि अगर कोई आपके डिजिटल एसेट्स हैं उनको आप ट्रांसफर करते हैं किसी को और उस ट्रांसफर से आपको कुछ इनकम होती है, उस इनकम का सीधा 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। चाहे आपको कितना भी प्रॉफिट हुआ हो, कोई डिडक्शन, कोई इसमें रिबेट नहीं है, सीधा जो भी इनकम हुई उसका 30% सीधा कट जाएगा एज अ टैक्स। अब आपकी जो नेट सैलरी हो गई सारी डिडक्शंस करके, उस नेट सैलरी पे आपको टैक्स लगेगा। मगर ये जो डिडक्शंस, एग्जम्पशन, सब चीज़ों की बात की है, ये एज पर द ओल्ड टैक्स रिजीम था। जो न्यू टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब्स हैं उसमें बहुत सारी डिडक्शन, एग्जम्पशंस एप्लीकेबल नहीं है। जो न्यू टैक्स स्लैब है ना, उसमें ऑलरेडी रेट्स थोड़े कम किए गए हैं, तो जिनको कोई इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है, जिनकी इनकम या तो कम है या उनको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई रिबेट नहीं चाहिए, तो आप हैसल फ्री सीधा न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। नहीं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां आप अपनी नेट टैक्सेबल सैलरी कम कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए किसी का सीटीसी 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख में बेसिक सैलरी उसकी होगी, उसकी 50% मतलब कि 10 लाख। अब 10 लाख पे जो एम्प्लॉई का जो प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि 12% होता है, सो ये जो कंट्रीब्यूशन होता है ये एग्जम्पशन में आता है। तो 10 लाख का 12% हो गया 1,20,000, तो 20 लाख में से माइनस हो गया 1,20,000। लाख में से 1,20,000 घटाने के बाद बचता है 18,80,000। इस 18,80,000 में से एचआरए माइनस होगा। एचआरए को आप तकरीबन 25% मान लीजिए सीटीसी का, जो बनता है 5 लाख। एलटीए माइनस होगा, एलटीए को मान लीजिए मोटा आप 50,000 मान लीजिए। तो ये जो 18,80,000 है, इसमें से 5 लाख एचआरए माइनस हो गया, 50,000 एलटीए माइनस हो गया, बचा 13,30,000। इस 13,30,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई आपको 50,000 की। एटीसी का बेनिफिट मिल गया आपको 1,50,000 का। एटीडी का बेनिफिट जो कि आपको 75,000 तक का मिल सकता है। हम मान लेते हैं आप 25,000 ही डिपॉजिट कर रहे हैं, 25,000 अपने लिए, 25,000 अपने पेरेंट्स के लिए, 50,000 का बेनिफिट वहां से मिल गया आपको। इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो है, लॉस फ्रॉम होम लोन अंडर सेक्शन 24, वहां मान लीजिए 2 लाख का रिबेट मिल गया। और डोनेशन आपने की मान लीजिए पूरे साल में 50,000 की, वो 50,000 जोड़ लेते हैं। एजुकेशन लोन अगर आपने वो ले रखा है, उसके इंटरेस्ट को हम 1 लाख मान लेते हैं। एटीसीसीडी जो कि आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं 50,000, उसको भी मान लेते हैं। तो ये सारा जो आपका डिडक्शन हो जाते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एटीसी, एटीडी, 24 डोनेशंस, एजुकेशन को मिला करके और सीसीडी को मिला करके, ये आपका बन जाता है तकरीबन 6,50,000। ये आपका 13,30,000 में से 6,50,000 माइनस होता है, तो आपका आता है 6,80,000। अगर इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन ज़्यादा है तो और आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। अगर आपकी डोनेशन ज़्यादा है तो और कम हो जाएगी। मगर वहीं पे अगर आपने कहीं पे अगर कम पैसे डाले हैं तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो वो डिपेंड करता है आप किस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पैसे डालते हैं, क्या आपकी इनकम है, उसके हिसाब से, इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमने एक मोटा लिया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से कितनी इनकम बनती है। अब ये देखते हैं कि 6,80,000 पे किस तरह से टैक्स स्लैब काम करेंगे। अब देखते हैं कि आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से कितना टैक्स पड़ता है। हमारी इनकम आई थी टैक्सेबल 6,80,000, तो हमारा जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से पहले 2.5 लाख पे हमें कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो 2.5 लाख पे टैक्स हो गया 0। 2.5 लाख से 5 लाख पे टैक्स लगता है मात्र 5%। तो वो टैक्स कितना हो गया? 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना अमाउंट आता है? 5 लाख माइनस 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5% हो गया 12,500। अब जो अगला हमारा 6,80,000 है, इसमें क्या 5 से 10 लाख तक लगता है 20%। तो 6,80,000 में से माइनस कर लीजिए 5 लाख, बचता है 1,80,000। 1,80,000 जो बची हुई रकम है उस पे हमें टैक्स देना पड़ेगा 20%। वो बस 20% कितना हो गया? 1,80,000 का 20% हो गया 36,000। क्योंकि हमारी इनकम 10 लाख की उसमें नहीं आती, इसलिए 30% का टैक्स स्लैब हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मगर अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ऊपर होती तो 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम जाती उस पे हमें लगता 30%। मगर इस एग्जाम्पल के लिए हमें 20% के स्लैब में 36,000 लगा, 5% के स्लैब में 12,500 लगा, दोनों को मिलाकर के हो गया 48,500। इसके ऊपर आपको सेस और सरचार्ज भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपका कितना टैक्सेबल अमाउंट है और कितना आपका टैक्स बन रहा है। सेस और सरचार्ज के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे कभी और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है नया वाला टैक्स स्लैब।
नया टैक्स रेजिम में आपको 80C 80D वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलता, जिसकी हमने पहले भी वीडियो में बात की थी, मगर इसमें आपके टैक्स स्लैब थोड़े से कम हैं। आप देख सकते हैं, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप बाकी सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, ज़्यादा आपकी इनकम कम है, तो आप नए वाले टैक्स रेजिम में जा सकते हैं। वरना अगर आप 80C 80D और बाकी सब चीज़ों में बेनिफिट उठा रहे हैं और आपकी इनकम ज़्यादा है, तो आप पुराने वाले टैक्स रेजिम में जाएंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। जो भी मैंने इनकम टैक्स के बारे में बताई, आपकी एजुकेशन के लिए था, आपकी जानकारी के लिए था। किसी भी ऐसे आदमी को जो इनकम कमाता है, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी ही चाहिए। मगर जब भी आप अपना टैक्स फाइल करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर कर लें। आप अपने लॉयर से, आपका जो भी टैक्स कंसल्टेंट है जो आपका टैक्स भरता है, उससे कंसल्ट जरूर कर लें। हो सकता है कि आपके फाइनेंसिस के बारे में उसको आपसे ज्यादा डीप नॉलेज हो और आपकी वो मदद कर सके आपके टैक्स को और बचाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ये टैक्स की जानकारी हर आदमी को होना बहुत जरूरी है। हम एक एक आदमी के पास जाके समझा तो नहीं सकते, मगर आप और मैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। आपके जितने भी फ्रेंड और फैमिली मेंबर हैं जो इनकम है, जिनकी कोई इनकम है, जो इनकम कमाते हैं, उन सबको इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि इस जानकारी को वो भी ले सकें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी आ सके, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते रहेंगे हर हफ्ते ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।